घोषणा प्रधानमंत्री जी द्वारा की गई और उसके अंतर्गत जो है सारी चीजें जो है लागू बनते 2020 में जुलाई में प्रधानमंत्री जी द्वारा इसका प्रारूप प्रस्तुत किया गया और उसके अंतर्गत जो है 10+2 शिक्षा की जगह 5-3-3-4 की नई शिक्षा प्रणाली लागू की जाएगी और उसी के अंतर्गत जो है विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा 2020 में की गई है। और इसी के तहत आज के वेबिनार सेशन में हम लोग इसके संबंध में अपने वक्ताओं से जानेंगे और उसके बारे में व्यापक विचार विमर्श करेंगे। ठीक है सलेन जी। सलेन जी अंशुमान सर का उद्बोधन प्राप्त हुआ, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि हमने बताया कि हमारे पास विद्वानों की एक श्रृंखला है और हमारे पास इस समय परम आदरणीय बहुत सीनियर जिनका आशीर्वाद हमको प्राप्त होता रहता है, ईश्वर की कृपा है कि वो हमारे पड़ोसी भी हैं। तो ऐसे हमारे बड़े व्यक्तित्व के स्वामी श्री केडी सिंह जी हमारे बीच में हैं। मैंने उनको अनम्यूट कर रखा है। केडी सर से मैं आग्रह करूंगा कि अगर वो मेरी आवाज सुन रहे हो, मैंने उनको अनम्यूट कर दिया है। केडी सर से मैं आग्रह करूंगा। केडी सर, मेरी आवाज आ रही है? श्री केडी सिंह सर, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया सर, अपने आप को अनम्यूट कर ले सर। केडी सर जी, मेरी आवाज आ रही सर? शायद उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अभी हम उनसे बात करके उनको जोड़ने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, अब ज्यादा दूरी में नहीं बनाना चाहूंगा। हमारे जो प्रमुख वक्ता हैं जिनसे हम लोगों को आज नई शिक्षा नीति के बारे में सीखना है, समझना है, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि आदरणीय डॉक्टर वीके झा सर, जो केएनआई में उन्होंने हेड ऑफ डिपार्टमेंट कॉमर्स के रूप में अपनी सेवाएं दी, इसके अतिरिक्त समाज सेवा के रूप में इस समय रोटरी क्लब सुल्तानपुर के एजुकेशन पॉलिसी के CLCC के पद पे कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया कि रिसर्च के क्षेत्र में उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। तमाम सारे यूनिवर्सिटीज उनसे उनके मार्गदर्शन पर तमाम सारे कोर्सेज चलाई हैं, जिससे हमारा समाज लाभान्वित हो रहा है। तो ऐसे महान व्यक्तित्व को आज हमें सुनने को मिल रहा है, हम लोग के लिए परम सौभाग्य का विषय है। तो डॉक्टर वीके झा सर से प्रार्थना करूंगा कि वो अपने मार्गदर्शन और अपने जो इस नई शिक्षा नीति पर अपना जो दृष्टिकोण है और हम लोगों के लिए जो पथ प्रशस्त करने का कार्य करें। डॉक्टर वीके झा सर। धन्यवाद गुरुजी सर। परमादरणीय जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय, हमारे व्यवस्थापक महोदय, समस्त शिक्षण संस्थाओं से जुड़े प्रधानाचार्य जी एवं शिक्षकगण, अभिभावकगण, हमारे प्रिय शिष्य और मुख्य वक्ता डॉक्टर पंकज कुमार त्रिपाठी जी, मैं वीके झा, मैं अपने आप को गौरवान्वित अनुभूत कर रहा हूं कि आपने मुझे यह अवसर प्रदान किया। नई शिक्षा नीति पुरानी शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करने का एक प्रशस्त माध्यम है, एक सशक्त प्रयास है, एक सार्थक प्रयास है। बहुत चिंतन, बहुत ही मनुष्यों, बहुत सारे चिंतकों और शोध करने के पश्चात यह निर्णय लिया गया है कि इस नई शिक्षा नीति को क्रियान्वित किया जाए। हमारे केंद्र सरकार ने इसको 29 जुलाई 2020 को स्वीकृत किया और उसके बाद ये हमारी व्यवस्था बनी, जिसको हम लागू करने के लिए पूर्ण रूपेण तत्पर हैं। ये हम सबों के लिए सौभाग्य की बात है कि हमारी केंद्र सरकार शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए सशक्त कदम या सार्थक कदम उठा रही है। 29 जुलाई 2020 को
ये स्वीकृति दी गई। जो 86 के जो हमारे पूर्व के शिक्षा नीति थी उसमें परिवर्तन किया गया और उसमें प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक पूर्ण रूपेण परिवर्तित करने का प्रयास है, जो एक सशक्त और सार्थक प्रयास है। इसमें छात्र छात्राओं के मौलिक ज्ञान एवं उनकी जो अभिरुचि है उनके आधार पर उनको हम शिक्षा प्रदान करें तो अपनी क्षमता का अनुकूलतम उपयोग कर सकते हैं। सबसे बड़ी बाधा भाषा की आती है, जो इसमें मैं बताऊंगा कि कैसे इस सरकार ने अब परिवर्तित करने का प्रयास किया है। पुरानी शिक्षा नीति में हमें 10+2 की शिक्षा दी जा रही थी, जो अब जिसकी जगह पर ये शिक्षा लेगी, जैसा कि अभी हमारे डीआरएस महोदय बता भी रहे थे कि अब 5+3+3+4 की शिक्षा होगी। अब अभिभावक की भी भूमिका है इसमें, मैं इस पर आऊंगा। सबसे पहले प्री प्राइमरी एजुकेशन की बात आएगी, जो 3 वर्ष तक इसको दिया जाएगा और 2 वर्ष तक हमारे फिर कक्षा 1 और कक्षा 2 की व्यवस्था होगी। इसमें नए पाठ्यक्रम की व्यवस्था की जाएगी। नया पाठ्यक्रम निर्मित होगा, सभी के लिए एक जैसा पाठ्यक्रम होगा, जिसके आधार पर यह दिया जाएगा, जिसे हम फाउंडेशन कोर्स भी कर सकते हैं। इस नींव को मजबूत करने का सर्वथा प्रयास है। साउंड माइंड लीव्स इन ए साउंड बॉडी। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। तो हम उस जैसे बीज वपन करते समय हम भूमि का निर्माण करते हैं और वो भूमि जो उर्वरा होती है उसकी मिट्टी को हम ठीक ठाक करते हैं, तब जाकर के उसमें अच्छी फसल की हम उम्मीद कर पाते हैं। ठीक उसी प्रकार से ये नींव का काम होगा, जिसमें एक जैसे पाठ्यक्रम के बाद हम उस बच्चे का प्रारंभिक बाल्यावस्था में ही उसकी अभिरुचि को थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे, जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उसको देने का सार्थक प्रयास होगा। और ये आपको एक और जानकर प्रसन्नता होगी कि इसमें एक विभाग नहीं बल्कि कई विभागों का सामंजस्य होगा, जिसमें मानव संसाधन विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, परिवार कल्याण मंत्रालय, जनजातीय मंत्रालय, इन सभी विभागों के सामंजस्य से सभी विभागों के द्वारा जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का जो दायित्व होगा, उसमें जो उनकी विचारधारा निकल कर आएगी, उसका कंक्लूजन, उसका निष्कर्ष हम लागू करने का सर्वथा प्रयास करेंगे। तो ये 5 वर्ष का है, 3 वर्ष फाउंडेशन के, फिर कक्षा 1 और 2 की बात आती है। उसके बाद 3 वर्ष का और 3 से 5 वर्ष तक की शिक्षा, जो कक्षा 3 से 5 तक की शिक्षा दी जाएगी, जिसमें हम बालकों में, छात्र छात्राओं में साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान पर बल देंगे। हम उसको पढ़ने लिखने की व्यवस्था हो जाए, संख्या का पूर्ण ज्ञान हो जाए, अब इस पर बल दिया जाएगा। आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि हमारी इस नई शिक्षा नीति में जो बच्चों के पीठ पर बोझ था, जो बहुत सारे विभाग, बहुत सारी पुस्तकें, बहुत मोटी मोटी पुस्तकों की व्यवस्था की गई थी, उसको हटाने का सर्वथा प्रयास सुनिश्चित किया जा रहा है। उसके बाद 3+3 और आएगा, जिसमें कक्षा 6 से कक्षा 8 तक की शिक्षा दी जाएगी। इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। इसमें हम वोकेशनल कोर्सेज को लागू करेंगे, प्रोफेशनल कोर्सेज को लागू करेंगे, रोजगार परक शिक्षा को लागू करेंगे और कौशल विकास पर बल दिया जाएगा। आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि इस शिक्षा नीति में हम इंटर्नशिप, हम उसको प्रैक्टिकल नॉलेज भी देंगे। हम बच्चों को जो सैद्धांतिक ज्ञान देंगे, उस सैद्धांतिक ज्ञान का व्यावहारिक रूपांतरण कैसे किया जाएगा, उस सैद्धांतिक ज्ञान का व्यवहारिक रूप में कैसे हम परिणत करेंगे, इस पर विशेष बल दिया गया है। और आपको प्रसन्नता होगी कि हम कक्षा 8 तक ही उन बच्चों को इतना व्यावहारिक ज्ञान दे पाएंगे कि उसकी रोजगार सुनिश्चित हो जाएगी अपनी अभिरुचि के आधार पर। तो ये अब तक नहीं था। ये एमबीबीएस में या बाहर जाकर के जो लोगों को व्यवस्था मिलती थी, वो हम कक्षा 8 तक बच्चों को, छात्र छात्राओं को उपलब्ध कराने की पूरी योजना हमारी आ रही है। इसमें भाषा का ज्ञान, और सुनिए, इसमें जो व्यवस्था दी गई है, आगे घरेलू भाषा, मातृभाषा, स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग होगा। आप जानते हैं कि बच्चों की समझ अपनी भाषा में ज्यादा होती है,
इस पर भारत सरकार ने, हमारे केंद्र सरकार ने इस पर पूरा बल दिया है और हम उनके मन के अनुरूप पाठ्यक्रम तैयार करके उनकी अभिरुचि के अनुरूप उनके प्रोफेशनल वोकेशनल कोर्सेज की व्यवस्था की जाएगी और ये प्राप्त हो जाएगा। तो कक्षा 8 तक की जो पढ़ाई होगी इस पर बच्चों को, अभिभावकों को, शिक्षकों को और छात्र छात्राओं को भी पूर्ण रूप से ध्यान देने की आवश्यकता होगी। यदि वो इसमें सक्षम हो गए, मैं क्रियान्वयन पर विशेष बल देता हूं और मुझे लगता है कि इसका क्रियान्वयन भारत सरकार जितना सख्त है, इस समय शिक्षा के प्रति जितनी जागरूकता उनकी बढ़ी है, आप आगे मैं बताऊंगा कि 4.43% का जो हमारा जीडीपी का एक्सपेंडिचर था, अब शिक्षा पर 6% करने की बात हो रही है। इस बात को इंगित करता है कि हम शिक्षा की विकास के लिए हम कृत संकल्प है, हमारी सरकार कृत संकल्प है और इसे लागू करने का पूरा प्रयास कर रही है। क्रियान्वयन यदि हम निश्चित रूप से कर ले गए, मेरा विनम्र निवेदन होगा प्रधानाचार्यों से, अपने समस्त शिक्षक साथियों से कि इसकी गुणवत्ता तो हम बना ले जाएंगे। आपकी कर्तव्य निष्ठा, आपकी जिम्मेदारी, आपका उत्तरदायित्व, आपकी जवाबदेहिता इस समय ज्यादा बढ़ी है। आपको इसको अनुपालन करने के लिए कृत संकल्प होना पड़ेगा। तो कृत संकल्प होंगे तो निश्चित रूप से हम इस अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। उसके बाद जो +4 है उसकी बात आती है। जब हमारा फाउंडेशन इतना सशक्त हो जाएगा, इतना मजबूत हो जाएगा कि जो व्यक्ति जिसका आकांक्षी है, जिस तरह की विचारधारा से उसकी व्यक्तिगत अभिरुचि है, उस तरह की शिक्षा जब हम उसे देंगे और वो अगली कक्षा में जाएगा तो उसका मनोबल बढ़ा हुआ होगा, वो अपनी क्षमता का अनुकूलतम उपयोग कर सकेगा। कैपेसिटी उसमें है, क्षमता आपने दी और उसका मनोबल जब विकसित होगा तो मेरी व्यक्तिगत विचारधारा है कि वो पूरे मनोयोग से, पूरी संकल्प शक्ति के साथ, पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ वो अपने अगला 4 साल जो 9 से 12 तक का है उसको प्राप्त करेगा। और 9 से 12 तक में उसके ऊपर जो है पूर्ण रूपेण व्यवस्था ये होगी कि वो चाहेगा कि उसका विषय परिवर्तित हो जाए। अगर वो विज्ञान लेना चाहता है, गणित लेना चाहता, पहले ये सुविधा नहीं थी, अभी 9 से शुरू हो जाएगी। इसके मतलब ये है कि जिस विषय में उसका ज्ञान, उसकी अभिरुचि बढ़ेगी, वो उस विषय को लेगा और जब उस विषय को लेगा तो अपनी क्षमता का 100% यूटिलाइज करेगा। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की जो बात हम आगे उच्च शिक्षा में करते हैं वो होगा। और जब वो अपने मन की बात करेगा तो निश्चित रूप से पूरी संकल्प शक्ति से, पूरे लगन से, पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से, पूरी कर्तव्य परायणता से करेगा। तो इसमें हमारे जो छात्रों की, इसमें मैं आगे वर्णन करूंगा कि किस तरह से हो सकता है। सबसे बड़ा दायित्व तो इसमें शिक्षकों का है, प्रधानाचार्यों का है। हमारे डीओएस साहब यहाँ बैठे हैं, मैं उनसे भी कहूंगा कि उनकी जिम्मेदारी अब ज्यादा है कि वो अपने इन शिक्षकों में अपनी क्षमता का अनुकूलतम उपयोग कराने के लिए उन्हें अभिप्रेरित करें। ये जो नींव बनेगी, ये 4 साल में उनको देखना है कि हम कैसे उन्हें तराशें। कैपेसिटी तो उनमें है, हीरा वो है, अभी उनके पास उनका मूर्त रूप नहीं बन पाया है, वो हम उसे तराश करके दे पाएंगे और ये शिक्षकों की अहम भूमिका होगी जो उनको तराश ले जाएं। और फिर जब हम आगे हम कहते हैं करीब 2 करोड़ बच्चे हमारे ड्रॉप आउट हो गए हैं। हमारी भारत सरकार की ये नीति बनी है कि हम उन 2 करोड़ बच्चों को फिर से विद्यालय में लाएंगे और फिर से उनकी शिक्षा की व्यवस्था कराएंगे। जब ही हमारा शिक्षा पर व्यय बढ़ेगा और 2 करोड़ छात्र छात्राएं हमारे जब आएंगे तो हमें लगेगा कि हम काम कर पा रहे हैं। इसमें दूसरी शिक्षा जो बोर्ड की परीक्षा की आई है, इसमें बहुत बड़ा सुधार होने वाला है और इस सुधार में ये स्थिति बनेगी, इस स्थिति बनेगी कि बच्चे अपनी क्षमता का पूरा उपयोग करेंगे। इसमें ज्ञान के आधार पर, परीक्षण के आधार पर, कोचिंग से उनको मुक्ति मिलेगी। इसमें रटने वाली जो शिक्षा थी उससे उनकी मुक्ति मिलेगी। उनमें बहुआयामी चीजों को पूछा जाएगा और 2 बार इनकी परीक्षा होगी। इसमें सेमेस्टर सिस्टम लागू किया जाएगा। तो इस तरह से इनकी परीक्षा कम समय में पूरा तैयार करके अपने ज्ञान का पूरा उपयोग करेंगे। आप जानते हैं कि इसमें हमारे अभिभावकों की भूमिका अहम होगी। हम तो शिक्षक
4 घंटे 5 घंटे विद्यालय में छात्रों के साथ रहते हैं। उसके बाद का जो सारा समय है उन बच्चों के मानसिक विकास के लिए, शारीरिक विकास के लिए पूर्ण रूप से उनके अभिभावकों के संरक्षण में बीतता है। अभिभावक का दायित्व तो ये होगा कि उनके बच्चों को की जो अभिरुचि है उसको जागृत करें, उसको उस तरह की क्षमता, उस तरह की दक्षता विकसित कराएं और उनको नकारात्मक ऊर्जा से नहीं, उसकी सकारात्मक ऊर्जा का प्रयोग करें। आप जानते हैं कि देखने का दृष्टिकोण, देखने का नजरिया प्रत्येक व्यक्ति का अलग होता है। हमारे शिक्षक और हमारे अभिभावक यदि अपने दृष्टिकोण में थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी अक्सर कहा करते हैं कि नजरिया कैसे बदलिएगा, सोच कैसे बदलेगी शिक्षा को प्राप्त करने के लिए। आधा गिलास पानी, आधा गिलास भरा हुआ है पानी से, दूध से, शहद से, दो दृष्टिकोण से आप देखते हो। एक कहते हैं आधा गिलास खाली है, दूसरा कहता है आधा गिलास भरा हुआ है, तीसरा आप जैसे मनीषी, आप जैसे सकारात्मक ऊर्जा से ओतप्रोत व्यक्तित्व कहते हैं कि पूरा गिलास भरा हुआ है। उस बच्चे में कमी नहीं है, वो बच्चा परिपूर्ण है। उस बच्चे को हमें उस कार्य में लगाने की आवश्यकता है और इस माध्यमिक शिक्षा में ये स्थिति बनेगी। उसके मन के अनुरूप जब काम होगा, उसकी परीक्षा पद्धति सही हो जाएगी, बच्चे को रटने से मुक्ति मिलेगी, कोचिंग से मुक्ति मिलेगी, तो अपनी ऊर्जा का पूर्ण प्रयोग कर पाएगा, पूर्ण उपयोग कर पाएगा और वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मनसा वाचा कर्मणा एकात्म हो पाएगा। तो इसमें अभिभावक की बहुत बड़ी भूमिका होगी। समाज की भूमिका भी इसमें महत्वपूर्ण होने वाली है। समाज का दायित्व है कि अपने व्यक्ति से समष्टि का निर्माण होता है, व्यक्ति से समाज की परिकल्पना की जाती है। ये कहते हैं कि he who is unable to live in society must be either a beast or a god। जो समाज से परे होता है या तो देवता होता है या पशु होता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मैन इज ए सोशल एनिमल, आप जानते हैं। और इस माध्यमिक शिक्षा में हम इसको जोड़ेंगे कि इस सामाजिक प्राणी को सकारात्मक ऊर्जा से तराशने का कार्य करें। हम उसमें जो दक्षता है उसका उपयोग कर ले जाएं। समाज में भी उनको सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने की बात आएगी कि व्यक्तित्व उनको देखे और समझे कि हाँ ये कार्य सही ढंग से हो रहा है, ये बच्चे जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। उनको प्रमोट करने की जरूरत है, बैकअप करने की जरूरत है कि आप जो चल रहे हो, आपका जो ज्ञान है उसका पूरा पूरा उपयोग हो रहा है। आप जानते हैं कि ये बच्चा छोटा सा एक जीव है जिसको हम कहते हैं, दिनकर जी की एक मुझे उक्ति याद आती है, अक्सर मैं कहता हूँ माध्यमिक शिक्षा में खास तौर से, कि तुम एक अनल कण हो केवल, लेकिन अनुकूल हवा पाकर ज्वाला प्रचंड फैला सकते, अंबर में आग लगा सकते। इन छात्रों का जो व्यक्तित्व है, इन छात्रों के पास जो ज्ञान है, इन छात्रों के पास जो कौशल है, इन छात्रों के पास जो बुद्धि है, हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। हम उस बुद्धि का प्रयोग करते हुए ये दर्शा सकते हैं कि आप इस लक्ष्य को ऐसे प्राप्त करो और ये जो समस्या आएगी उसका समाधान, सकारात्मक समाधान करने का प्रयास किया जाए, तो ये समाज उसको करेगा। उसके बाद दायित्व आता है छात्र छात्राओं पर। जब हमारे मन का काम हमको मिलता है तो हमें नींद नहीं आती, हमें भूख नहीं लगती है, नहीं, हम कहते हैं कि नींद कहाँ उनकी आंखों में जो धुनके मतवाले हैं, गति की तिरसा और बढ़ती जब पढ़ते पग में छाले हैं। जब बच्चों को हम लक्ष्य प्रदान कर देंगे, जो लक्ष्य उनके मनोनुकूल होगा, उनके मन के अनुरूप होगा, तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो पूरी कर्तव्य निष्ठा से, पूरी संकल्प शक्ति से, पूरी क्षमता से, पूरी दक्षता से, पूरे कौशल से उसका उपयोग करेंगे। जब पूरी दक्षता का उपयोग करेंगे तो लक्ष्य साधने में कठिनाई नहीं होगी। ये मेरा पूर्ण विश्वास है। ये मैं व्यावहारिक रूप में इसको परिणत करके देखता हूँ। बहुत सारे लोगों में हमने इसको टेस्ट किया है, इस पर शोध किया है। और मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। बच्चे की इच्छा थी 100 में 100 अंक पाए। आज से 20 साल पहले, आज तो 100 में 100 आते हैं, 20 साल पहले 100 में 100 आना बड़ा मुश्किल काम था। एक छात्र ने मुझसे पूछा कि सर मुझे इस पेपर में 100 नंबर चाहिए।
मैंने कहा 100 नंबर मिलेगा, और आपको आश्चर्य होगा और मुझे प्रसन्नता है, ईश्वर ने हमारी वाणी को ताकत दी और उस बच्चे को 100 अंक प्राप्त हुए। ये क्यों प्राप्त हुआ, मैं इस पर अभिभावकों का और शिक्षकों का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। हमारे डीओएस साहब भी बैठे हैं, मैं उनका भी ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। हमारे व्यवस्थापक बैठे हैं, तो जी इनका भी चाहूंगा कि ये देखें कि क्यों हुआ। वो सोते जागते अपने मस्तिष्क में 100 नंबर 100 नंबर 100 नंबर 100 नंबर किए रहे, सोते जागते। अब आप जब उसको देखोगे तो हमारा अवचेतन मन उसको प्राप्त करेगा। चेतन मन और अवचेतन मन की शक्ति की बात शिक्षा में, माध्यमिक शिक्षा में खास तौर से होनी चाहिए। उस अवचेतन मन में वो 100 अंक प्रवेश किया और फिर वो उसको प्राप्ति के लिए उसको सोने नहीं दिया, वो निरंतर अपने उस लक्ष्य के लिए काम करता रहा। और मैं यही के.एन. गुप्ता साहब का सुपुत्र है, नाम तो मैं उस छात्र का बोल रहा हूँ, आशीष नाम था शायद, जो 100 में 100 पाया, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में रुद्रनगर में रहते हैं उनके पिताजी, अभी वो लखनऊ चले गए। तो मैं ये दायित्व तो शिक्षक का है। मैं उसको डांट के हटा भी सकता था कि यार छोड़ो, तुम 100 कहाँ पाओगे, 100 किसको मिला कि तुमको मिलेगा, तो वो बच्चा प्रयास नहीं करता, क्योंकि उसने प्रयास किया, उसकी अंतरात्मा की आवाज थी और फिर उसको प्राप्त करने के लिए प्रयास किया गया और उसको गाइडलाइंस भी उसको दिए गए, उसके अभिभावक के द्वारा और मेरे द्वारा उसको पोषित किया गया, उसको विश्वास दिलाया गया कि तुम प्राप्त कर सकते हो। तो उसकी नींद और भूख चली गई, लक्ष्य के प्रति अपना काम करता रहा और 100 में 100 प्राप्त किया। तो ये दायित्व हमारे शिक्षकों का है, ये दायित्व हमारे प्रधानाचार्यों का है, ये दायित्व हमारे डीओएस महोदय का है कि हम उन्हें अभिप्रेरित करके उस लक्ष्य पर केंद्रित करा ले जाएं। आप देखते हैं जो भूमिका, जो अंकुरण है, बीज को मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, तराशने की जिम्मेदारी अभिभावक की और हमारे शिक्षकों की, हमारे प्रधानाचार्य की कैसे होती है। पेरेविल और दी सॉवर, एक कथा मैंने इंग्लिश में पढ़ा था हाई स्कूल में। बीज है, चना गेहूं कोई भी आप ले लीजिए, 3 दाने हैं, बिल्कुल एक क्वालिटी के हैं। एक को हमने रॉक पर डाल दिया, चट्टान पे, जहां नमी नहीं थी, अंकुरण ही नहीं हुआ। एक बूंद जो सैलाब में समुद्र थी सिमट के रह गई घाटी के चंद जरों में, अंकुरण ही नहीं आया, तो बीज बेकार हो गया, निष्फल हो गया। क्षमता थी, प्रयास नहीं किया गया अभिभावक के द्वारा, शिक्षक के द्वारा, प्रधानाचार्य के द्वारा और जो मनीषी उनको तराशने वाले थे उनके द्वारा, उसकी क्षमता नष्ट हो गई। दूसरा बीज ऐसी जगह डाला गया जहां अंकुरण क्षमता थी, बीज अंकुरित हुआ, लेकिन उसको गाइड देने वाला, करने वाला, उसका माली, उसको तराशने वाला शिक्षक, उसके तराशने वाले अभिभावक और लोग जो उनको देखरेख कर रहे थे, उन्होंने उसकी पूर्ण देखभाल नहीं की। खरपतवार बढ़ गए, उसमें उस बच्चे में दुर्गुण दुर्व्यसन बढ़ गए, उसका लक्ष्य से भटक गया, वो काम नहीं कर पाया और उसकी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाई। क्षमता बराबर है, ध्यान रखने की बात है कि क्षमता उसमें है। तीसरा बीज दूसरी जगह डाला गया जिसमें अंकुरण क्षमता थी, उसके अभिभावक, उसके माली, उसके गार्जियन, उसके शिक्षक, उसके प्रधानाचार्य ने उसकी क्षमता को समझा, उसकी कमियों को, उसके जो खरपतवार, माली जो बीज के खरपतवार होंगे उसको हटाया, समय पर उसे निराई की, समय पर उसने पानी दिया और समय समय पर उसकी व्यवस्था, खाद और पानी की व्यवस्था की, और वो बीज वृक्ष की तरह से पल्वित और पुष्पित हुआ और फिर उसने अपनी पूरी क्षमता का प्रयोग किया और समाज में अपना वर्चस्व कायम किया। तो हमारी दायित्व तो हमारा है, दायित्व बोध इस समय हमारा है। दायित्व बोध अगर होगा और इतनी अच्छी नीति आई है, इसका क्रियान्वयन किया जाएगा, तो मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ये पल्लवित और पोषित होगा और 2030 तक जो हमारी हायर एजुकेशन में जो एनरोलमेंट की जो एक खाका रखी गई है, एक ज्ञान रखा गया है, वो 50% एनरोलमेंट होने की बात है। तो जब यहाँ से बढ़ के जाएंगे वो 50% हो जाएगा।
तो निश्चित रूप से मैं अभी रोटरी में CLCC की तरह से के हैसियत से काम कर रहा हूं, जिसमें 2025 तक हम लोगों ने भारत सरकार के साथ हमारा MOU साइन हुआ है, और जिसमें यह कहा गया है कि हम 95% साक्षरता को लेकर जाएंगे, और हम लोग कृत संकल्पित हैं अभिभावक के रूप में एज ए रोटेरियन, और लोगों से भी प्रेरित कर रहे हैं, हमारा उस पर काम हो रहा है। हम 95% लिटरेसी 95 तक लेकर के आएंगे इसमें, और इसमें स्थिति ये बनेगी कि साक्षर व्यक्ति होगा तो अपने हिसाब से काफी बढ़िया अच्छी तरह से काम कर पाएगा। और ये हमारी माध्यमिक शिक्षा पर, क्योंकि ड्रॉप आउट इसमें ज्यादा होते हैं, इसको हमको अभी 2 करोड़ लोगों को ड्रॉप आउट से निकाल के लाना है। तो जब हम निकाल के लाएंगे उनको, तो उसमें निश्चित रूप से उनके मन का काम होगा तो उनको मिलेगा। तो ये और दबाव नहीं होगा, जो परीक्षा में हम देखते हैं हर इसमें माध्यमिक शिक्षा में काफी दबाव होता है छात्रों पर, छात्राओं पर, कि हम कैसे अधिकतम अंक प्राप्त करें, और इसमें रटने की विधाय, उसमें व्यावहारिक रूप में परिणत करने की बात नहीं होती है। तो मेरा ये विश्वास है कि इस शिक्षा नीति के माध्यम से बच्चों के मन के अनुरूप विषय मिलेंगे, उनको चयन करने का अधिकार भी होगा, और वो परिवर्तित होंगे, पूरे मनोयोग से काम करेंगे। हमारे अभिभावक, हमारे छात्र छात्राएं जिनको हम तराशेंगे फिर उनके शिक्षक और प्रधान छात्रों के माध्यम से, तो निश्चित रूप से उनका मनोबल बढ़ेगा, सकारात्मक ऊर्जा के साथ काम करेंगे, और हमारे इस शिक्षा नीति का क्रियान्वयन सकारात्मक रूप से हो पाएगा, सार्थक हो पाएगा। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के जो मनोरूप काम है, उनकी जो कैबिनेट की जो व्यवस्था है, भारत सरकार की, केंद्र सरकार की जो नीति बनी है, वो इसी सोच के साथ बनी है। तो मेरा अपना पूर्ण विश्वास है कि जब हम इसको लागू करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा भारत विश्व गुरु होने की श्रृंखला में अग्रसर होगा। और इन्हीं बातों के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूं। अपने व्यवस्था के महा हमारे चतुर्वेदी जी, हमारे देव साहब को फिर से इनके प्रति आभार और कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, इन्होंने मेरे अपने बात रखने का मुझे एक अवसर प्रदान किया। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब। बहुत ही रोचक जानकारी उन्होंने नई शिक्षा नीति पर हम लोगों को दी। इसके अतिरिक्त हम लोगों को इससे आने वाली चुनौतियों और उससे निपटने का रास्ता, ये दोनों बातें उन्होंने विधिवत बताई। आभार व्यक्त करूंगा। हमने आग्रह किया था डॉक्टर KD सिंह सर से, प्रधानाचार्य NIC कादीपुर से, मैंने उनको अनम्यूट कर दिया है, वो अपना स्पीकर ऑन कर लें, अपना माइक ऑन कर लें। KD सर से मैं अनुरोध करूंगा कि अपना माइक ऑन कर लें। KD सिंह सर मेरी अगर आवाज सुन रहे हो? हाँ हेलो। हाँ सर, आप आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही सर, आप अपनी बात। हेलो। हाँ सर आवाज आ रही है, बोले सर। जी जी, आदरणीय जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय, इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जनपद में नियुक्त नोडल अधिकारी प्रधानाचार्य GIC महाराजगंज, GIC में प्रवक्ता चतुर्वेदी जी, कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे प्रधानाचार्य बंधुओं, प्रधानाचार्य बहनें, नई शिक्षा नीति पर यह वेबिनार आज आयोजित है। नई शिक्षा नीति में जो मुख्य बातें हैं, उसमें यह शिक्षा नीति 5+3+3+4 पर आधारित है, और ये संपूर्ण शिक्षा नीति 4 स्टेज पर आधारित है। पहला स्टेज है फाउंडेशन स्टेज। इस स्टेज में बच्चा आंगनबाड़ी केंद्रों पर पढ़ने के लिए जाएगा, और सरकार की ये मंशा है कि जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं, ये नर्सरी विद्यालयों की तरह विकसित किए जाएं
इन दिन आने वाला है, फाउंडेशन स्टेज के छात्र शिक्षित किए जाएंगे। दूसरा स्टेज है प्री प्रेपरेटरी स्टेज। इसमें कक्षा 3 से 5 तक के बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। एज लिमिट नई शिक्षा नीति में इस स्टेज में 8 वर्ष से 11 वर्ष रखी गई है और इसमें मुख्य रूप से विज्ञान, गणित और कला की शिक्षा दी जाएगी। तीसरा स्टेज शिक्षा नीति में मिडिल स्टेज, जिसमें कक्षा 6 से 8 तक के बच्चे अध्ययन करेंगे और एज लिमिट इस स्टेज में 11 वर्ष से 14 वर्ष रखी गई है और इसमें मुख्य रूप से कौशल विकास पाठ्यक्रम पर जोर दिया जाएगा। इसका अध्ययन छात्र और छात्राओं को कराया जाएगा। इसमें इंटर्नशिप का भी अवसर छात्रों को मिलेगा। चौथा स्टेज है सेकेंडरी स्टेज। इसमें 9 से 12 तक के छात्रों को शिक्षा दी जाएगी और जो इस शिक्षा नीति में इस स्टेज में मुख्य बात है उसमें स्ट्रीम को समाप्त कर दिया गया है। जैसे अब तक आर्ट, साइंस, कॉमर्स, एग्रीकल्चर स्ट्रीमें थी, इसको समाप्त कर दिया गया है। इस शिक्षा नीति में विषय का पूल तैयार होगा और उस विषय के पूल से सारे छात्र अपने विषयों का चयन करेंगे और सेमेस्टर सिस्टम पर यह शिक्षा प्रणाली आधारित है। और अंत में सबसे जो मुख्य बात है, इस शिक्षा प्रणाली में मूल्यांकन होगा। छात्र स्वयं अपना मूल्यांकन करेंगे और उनका मूल्यांकन छात्र के सहयोगी सहपाठी करेंगे और शिक्षकों द्वारा अंत में किया जाएगा और असेसमेंट 360 डिग्री के आधार पर किया जाएगा। मुख्य शिक्षा, नई शिक्षा नीति की मुख्य बातें हमारे समझ से यही हैं। यह शिक्षा नीति बहुआयामी है, छात्र और छात्राओं के सर्वांगीण विकास के लिए उपयोगी है। हमारे विचार से इस शिक्षा नीति के माध्यम से बेरोजगारी दूर होगी और छात्र छात्राओं में अध्ययन के बाद एक नया हुनर प्राप्त होगा। मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय केडी सिंह सर, आपका उद्बोधन प्राप्त हुआ और हम लोगों ने निश्चित रूप से आने वाली चुनौतियों के बारे में सीखा और समझा है। जैसा कि हम लोग नई शिक्षा नीति पर अपनी बातें पूछ रहे हैं, किसी को कोई भी समस्या या कोई भी मन में आशंका या अपना कोई विचार हो जो वो देना चाहते हैं तो वो हैंड रेज कर सकते हैं अथवा मैसेज टाइप कर देंगे तो वो हमारे पास तक आ जाएगा। हम उनको बोलने का अवसर अवश्य देंगे, क्योंकि हम लोग के इस कार्यक्रम का हेतु जो है वो नई शिक्षा नीति के प्रति आपकी जिज्ञासा को जगाना और आपकी जो जिज्ञासाएं हैं उनको शांत करना है। तो इस रूप में इस कार्यक्रम को हम पूर्ण सफलता तभी मानेंगे जब इस नीति के तथ्यों से आप अवगत होंगे, उसको आत्मसात करेंगे। इसी क्रम में हमारे साथ डॉक्टर पंकज त्रिपाठी, असिस्टेंट प्रोफेसर, बड़ोदरा, गुजरात से जुड़े हुए हैं। ये हमारे अभी जो प्रमुख वक्ता थे डॉक्टर वीके झा सर और मैं स्वयं शैलेंद्र चतुर्वेदी। हम दोनों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारा शिष्य हमसे भी अधिक ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। तो निश्चित रूप से एक शिक्षक या एक किसान तभी अपने आप को सफल मानता है जब उसके बच्चे आगे जाते हैं, उसकी फसल लहलहाती है। तो ऐसे हमारे लिए हम गुरुओं के लिए सौभाग्य का विषय है कि हमारा शिष्य आज हमको जो है नई शिक्षा नीति पर जानकारी देगा। तो मैं अपने प्रखर शिष्य और विद्वान
डॉक्टर पंकज त्रिपाठी, असिस्टेंट प्रोफेसर, बड़ोदरा, गुजरात से अनुरोध करूंगा कि अपना वो माइक अनम्यूट कर लें और नई शिक्षा नीति पर अपने विचार व्यक्त करें। पंकज जी, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आपकी आवाज आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, साफ आ रही है। और अब आप अपना उद्बोधन दे सकते हैं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि आपने कहा कि मैं आपका शिष्य होने के नाते मैं आपको शिक्षा नीति के बारे में बताने जा रहा हूं, तो ऐसा कुछ नहीं है। बस एक शिष्य कभी भी अपने गुरु को ज्ञान नहीं दे सकता, मैं इस भावना में विश्वास रखता हूं। इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में मौजूद मेरे अभिभावक समान तथा परम आदरणीय गुरुजी डॉक्टर बीके झा, इस कार्यक्रम के संयोजक, सौभाग्य से आप भी मेरे गुरु रहे हैं, श्री शैलेंद्र चतुर्वेदी सर, सुल्तानपुर के जिला विद्यालय निरीक्षक तथा कादीपुर तहसील के विभिन्न विद्यालयों के प्रधानाचार्य तथा इस कार्यक्रम के माध्यम से हमसे जुड़े विभिन्न अभिभावक गण एवं बच्चों। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर आज चर्चा कर रहे हैं और अभी हमसे पूर्व आदरणीय डॉक्टर बीके झा ने अपनी बात की समाप्ति की थी कि अगर हम इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का सही तरीके से क्रियान्वयन करने में सफल रहे तो निश्चित ही भारतवर्ष विश्व गुरु कहलाएगा। यहीं से मैं अपने बात की शुरुआत करना चाहूंगा कि हम सब जानते हैं कि भारत विश्व गुरु कहलाता है, भारत विश्व गुरु था, लेकिन बीच बीच में हम देखने में ऐसा मिला है कि ऐसी बहुत सी समस्याएं थी भारत के आर्थिक सामाजिक में, जिसकी वजह से भारत जो विश्व गुरु था उस पे कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह आया है। और मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है, शायद आप सबको भी जानकारी होगी, अभी तक किसी भी भारत के राजपत्र या किसी भी डॉक्यूमेंट, किसी भी पॉलिसी डॉक्यूमेंट में भारत को विश्व गुरु के रूप में कोट नहीं किया गया था। किंतु इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में पहली बार लिखित रूप में किसी भी डॉक्यूमेंट में भारत को विश्व गुरु के रूप में कोट किया गया है, भारत को विश्व गुरु बनाने का सपना देखा गया है और जिसके लिए हम इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर आए हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति जन जन की नीति है। यह कोई व्यक्ति विशेष, विद्यालय विशेष या विश्वविद्यालय या राज्य की नीति नहीं है, यह भारत के जन जन की नीति है। और आप सब अवश्य परिचित होंगे, लगभग 2.5 लाख से भी ज्यादा लोगों से चर्चा और परिचर्चा होने के बाद यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया गया है, इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को तैयार किया गया है। किंतु इसका सही क्रियान्वयन, सही सफलता तभी प्राप्त होगी जब हम इसको जन जन तक पहुंचाएंगे, सबके पास ये जानकारी पहुंचेगी, सभी लोग जागरूक होंगे। और इस प्रयास के लिए मैं माध्यमिक शिक्षा विभाग सुल्तानपुर तथा उसके पदाधिकारियों को धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि आपने ये बीड़ा उठाया है, आपने ये इस जिम्मेदारी को समझा है और आप ये बहुत अथक प्रयास कर रहे हैं। बहुत ही शानदार प्रयास है आपका कि आप जागरूकता फैला रहे हैं, क्योंकि यह शिक्षा नीति तभी सफल होगी जब सभी लोग इसके बारे में जानेंगे, सभी जागरूक होंगे और सभी इसमें व्याप्त जो विशेषताएं हैं उनका लाभ लेंगे। इसके बाद अब मैं बताना चाहूंगा, एक जानकारी से साझा करना चाहूंगा कि 1819 से लेकर 1823 में भारत में एक सर्वे हुआ था शिक्षा को लेकर कि भारत देश में जो शिक्षा व्यवस्था है वो कैसी है। मैकाले के आने से पहले हम सब जानते हैं कि मैकाले की शिक्षा नीति का बहुत ही विशेष योगदान रहा है भारत के निर्माण में, अंग्रेजी शिक्षा के शुरुआत करने में। तो 1819 से 1823 में सर्वेक्षण हुआ और पूरे भारत में अंग्रेजों के द्वारा
ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ये सर्वेक्षण किया गया कि भारत की शिक्षा दीक्षा की स्थिति कैसी है, क्योंकि अंग्रेज जानते थे कि जैसे ही शिक्षा दीक्षा हर देश की होती है, सबसे पहले उस पर अपना प्रभाव बनाना होगा, क्योंकि बिना शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन के हम कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, या जो इतिहास के विद्यार्थी हैं आप जानते होंगे कि उस समय जो आर्थिक सर्वेक्षण हुआ उसमें पाया गया कि भारत देश में, अगर हम केवल बॉम्बे प्रेसिडेंसी की बात करें, जिसमें आजकल आपका महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, पूरा का पूरा पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भी बहुत से क्षेत्र आते थे, वहां पे लगभग 1,13,000 उच्च शिक्षा के संस्थान थे। आप सोचिए 1823 में जब ये सर्वेक्षण हुआ, और विभिन्न अंग्रेजों के द्वारा सर्वेक्षण हुआ, जिसमें थॉमस मुनरो और विलियम एडम ने अपनी पुस्तक में भी लिखा है। ये ऐसी मैं कोई सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा हूं, उस पुस्तक में उन्होंने लिखा था कि भारत की जो साक्षरता दर थी वो लगभग 96% थी जब ये सर्वेक्षण हुआ। किंतु उसके बाद आप सब जानते हैं भारत कई वर्षों तक अंग्रेजों की गुलामी में रहा, और जब वर्ष 1947 में भारत देश आजाद हुआ तो उस समय हमारा जो साक्षरता दर था वो मात्र 12% था। आप सोचिए 96% से 12% पर हम आ गए। और अगर हम आज की बात करें, वर्तमान साक्षरता दर की बात करें, तो यह 77.7% है, यानी कि भारत के लगभग 78% लोग साक्षर हैं, शिक्षित नहीं हैं। अभी तक हम लोग साक्षरता दर की बात करते थे। आप सभी जानते हैं, विद्वज्जन है, कि अगर कोई भी व्यक्ति अपना नाम लिख सकता है, साधारण चीजों को पढ़ सकता है, तो वो साक्षर माना जाता है। तो हमारी साक्षरता दर लगभग 78% है, जो कि 1947 से आजादी के बाद से हम अभी तक पहुंच पाए हैं। किंतु जब 1823 में हमारा सर्वेक्षण हुआ उस समय हम लगभग 94% थे। आजादी के बाद से विभिन्न आयोगों का गठन हुआ, राधाकृष्णन आयोग बना विश्वविद्यालय के गठन के लिए, विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली की देखरेख के लिए, मुरलीधरन आयोग आया स्कूल शिक्षा के लिए, कोठारी कमीशन आया, और सबसे बाद में फिर उसके 1986 में आपका यशपाल समिति आई, जिसके बाद नई शिक्षा नीति को लागू किया गया 1986 में। जैसा कि अभी शुरुआत में DIO साहब ने कहा कि 1986 में भी उन्होंने अपनी सेवाएं दी, और इस प्रकार नई शिक्षा नीति उस समय लागू हुआ। और यहाँ पर एक चीज मैं और क्लियर करना चाहूंगा, अभी मेरी चर्चा 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश में जो टास्क फोर्स गठित किया गया है उच्च शिक्षा के क्रियान्वयन के लिए, उसकी एक माननीय सदस्य प्रोफेसर निशी पांडे जी, जो इंग्लिश की हेड ऑफ डिपार्टमेंट है लखनऊ विश्वविद्यालय में, वो भी एक मेंबर हैं, उनसे मेरी चर्चा हो रही थी। तो उन्होंने बताया कि अक्सर हम लोग ये गलती करते हैं, या हमारी एक जागरूकता में कमी है, कि इस नीति को भी हम नई शिक्षा नीति बोलते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। वर्ष 1986 में जो शिक्षा नीति आई वो नई शिक्षा नीति थी, और इस समय जो शिक्षा नीति आई, जिसको कि अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया, 29 जुलाई 2020 में भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित किया गया, इसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति नाम दिया गया है। तो नई शिक्षा नीति और राष्ट्रीय शिक्षा नीति दोनों में अंतर है, दोनों एक नहीं है। 1986 में जो यशपाल कमेटी के बाद एजुकेशन पॉलिसी आई, उसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी दिया गया, और ये हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। और इसके साथ साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आने से आप सभी जानते होंगे कि हमारा जो अभी तक मंत्रालय था MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय, अब इसको परिवर्तित कर दिया गया, क्योंकि वो मंत्रालय जो था मानव संसाधन के विकास के लिए था, हालांकि उसका एक अभिन्न अंग शिक्षा था, किंतु अब उस मंत्रालय को परिवर्तित करके शिक्षा मंत्रालय किया गया है। और इसके साथ साथ जो हमारे MHRD मिनिस्टर अभी तक होते थे, अब शिक्षा मंत्री होंगे, तो ये भी एक परिवर्तन हुआ है। और इसके साथ साथ अभी जैसे कि हम लोगों ने देखा कि अभी तक हमारी जो शिक्षा प्रणाली थी वो 10+2 के बेसिस पे थी, परंतु अभी ये परिवर्तन हुआ है 5+3+3+4। अभी इस पे काफी चर्चा हो चुकी है, मैं इस पे ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा।
5+3+3+4 ये एक नया सिस्टम इंप्लीमेंट किया गया है, और जिसमें एक इसकी बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है कि पहले 3 वर्ष तक जिसमें कोई भी परीक्षा नहीं होगी। आज के समय हमारे जो विद्यार्थी हैं, जो बालक हैं, छोटे बच्चे हैं, उनमें इतना वर्कलोड हो जाता था, उनके पीछे बस्ते का इतना बोझ होता था कि उसी को ढोते समय वो परेशान रहते थे। इस नई शिक्षा नीति में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उस बोझ को कम किया गया है और पहले 3 साल तक कोई भी परीक्षा नहीं होगी। आंगनबाड़ी के माध्यम से, बाल वाटिका के माध्यम से उनकी पढ़ाई लिखाई होगी, जिसमें ज्यादातर मुख्यतः उनको खेल कूद या और तरीके की क्रियाकलापों के द्वारा नींव तैयार की जाए, किसान कर सके। फिर अगले 2 वर्ष उनको लिखना पढ़ना सिखाया जाएगा और फिर अगले 3 वर्ष हम उनको बेसिक नॉलेज प्रोवाइड करेंगे। और इसके साथ साथ इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जो विशेषता है, यहाँ पे मुख्यतः 3 तरीके की भाषाओं का प्रयोग किया गया है: मदर टंग, होम लैंग्वेज और रीजनल लैंग्वेज। हम सभी जानते हैं कि शिक्षा व्यवस्था में भाषा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। एक बच्चा जब स्कूल में जाता है तो वहाँ पे उसको दूसरी तरीके की भाषा को बोलना होता है, घर में उसको कुछ दूसरे तरीके से बोलना होता है और अपनी सोसाइटी में, समाज में दूसरी तरीके से बोलना होता है। तो इन सब में वो कहीं ना कहीं उलझ के रह जाता है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहूंगा कि मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई 10वीं कक्षा तक सरस्वती विद्या मंदिर सुल्तानपुर में, उस समय हिंदी में पढ़ाई हुई। उसके बाद 11th-12th में विज्ञान विषय लेने के कारण हमारी जो शिक्षा हुई वो 10th के बाद डायरेक्ट इंग्लिश मीडियम हो गई। अब उस समय मुझे भी और मेरे साथ साथ मेरे जो सहपाठी थे उनको तमाम तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ा, और हम लोगों का पूरा जो फोकस था, विशेष करके मेरा तो था, दूसरों का मैं नहीं बता सकता, लेकिन एक विद्यार्थी होने के नाते मैं समझ सकता हूँ दूसरे भी मेरे सहपाठी विद्यार्थियों की यही दशा थी कि विषय पे ध्यान कम लगाकर हम लोगों का फोकस अब अंग्रेजी में हो गया कि इंग्लिश में हम कैसे उत्तर को लिखेंगे, कैसे किताब को पढ़ा जाए या कैसे समझा जाए, क्योंकि 10वीं के बाद डायरेक्ट इंग्लिश मीडियम में हम लोग आ गए। तो उस समय बहुत बड़ी समस्या हुई। लेकिन ये जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, इसमें विद्यार्थी को पूरी स्वतंत्रता दी गई है कि वो अपनी भाषा का चयन कर सके कि उसको हिंदी में पढ़ना है, उसको गुजराती में पढ़ना है या उसको किसी दूसरे भाषा में पढ़ना है। यहाँ पे स्टूडेंट्स को पूरा फ्रीडम दिया गया और उसके साथ साथ उनके गार्जियंस को भी का भी यहाँ पे रोल है, उनको भी फ्रीडम दिया गया कि वो अपने बच्चों को किस भाषा में पढ़ाना चाहते हैं। किंतु ऐसा नहीं था। अभी कर्नाटक का एक मामला आया था, एक हाई कोर्ट में केस दायर किया गया कि एक स्कूल के द्वारा कुछ बच्चों को निकाल दिया गया, एग्जाम में अलाउ नहीं किया गया क्योंकि उनको इंग्लिश नहीं आती थी, और इंग्लिश को कंपलसरी कहा गया कि आपको अगर इस स्कूल में पढ़ना है तो इंग्लिश में ही पढ़ाई की जाएगी। तो उनके गार्जियंस कोर्ट में गए और कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया कि जो हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हमारा मौलिक अधिकार है, ये इसका वायलेशन है। तो स्कूल को डायरेक्ट किया गया कि आप उनको उनकी भाषा में, जिस भाषा में वो पढ़ना चाहते हैं, आप उनको ऐसी भाषा में शिक्षा प्रदान करिए। और इसके साथ साथ आपके साथ मैं एक जानकारी ये भी साझा करना चाहूंगा कि आईआईटीज, बहुत सी आईआईटीज या मोस्टली आईआईटीज में इंटरमीडिएट के बाद बच्चा जब जाता है, फर्स्ट ईयर में बीटेक में एडमिशन लेता है, तो वहां भी उसको अंग्रेजी की समस्या आती है। अंग्रेजी में उसको तमाम तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो उसके लिए विद्यार्थी को फर्स्ट ईयर में हिंदी में पेपर देने की, हिंदी में उत्तर लिखने की फ्रीडम प्रदान की गई है। और मुझे लगता है कि अब इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बाद सारे सेमेस्टर्स में, सभी ईयर्स में उस स्टूडेंट्स को फ्रीडम होगी कि वो किस विषय में अपना उत्तर लिखता है। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति की एक ये संकल्पना है कि केवल अंग्रेजी ही नहीं, अगर कोई विद्यार्थी हिंदी में पढ़ना चाहे तो वो हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई कर सकता है, लॉ की पढ़ाई कर सकता है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर सकता है। अब भाषा जो कि एक बाधा थी और
अंग्रेजी तक सारी उच्च शिक्षा सीमित थी, जो अच्छी एजुकेशन थी, जो प्रोफेशनल एजुकेशन थे, वो सब जो अंग्रेजी तक सीमित थे, अब उनका दायरा बढ़ाकर रीजनल लैंग्वेज में भी या हिंदी में भी उनको करने की बात कही गई है। अब इसके अलावा हम अगर राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करें तो यह 66 पृष्ठ की एक पॉलिसी है, 66 पेज है जिसमें इंग्लिश में, और इसका जो हिंदी अनुवाद हुआ है उसमें 60 पृष्ठ हैं, और इसके मुख्यतः 2 हिस्से हैं। अगर हम बात करें राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो हमारा पॉलिसी डॉक्यूमेंट है, बहुत से लोगों ने देखा होगा या आप देखेंगे तो पाएंगे कि इंग्लिश में 60 पेज है और उसका हिंदी ट्रांसलेशन जो है उसमें 66 पेज है, और इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला जो इसका हिस्सा है स्कूल एजुकेशन और दूसरा हायर एजुकेशन। क्योंकि हमारा जो एजुकेशन का सिस्टम है जनरली हम इसको अभी 2 पार्ट में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बांटेंगे। एक तो स्कूल एजुकेशन, जैसा कि अभी हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं, हम स्कूल्स के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि माध्यमिक शिक्षा विभाग का कार्यक्रम है। तो माध्यमिक शिक्षा में क्या क्या परिवर्तन आए हैं या ऐसे कौन कौन से प्रावधान इसमें इंक्लूड किए गए हैं जिसका उपयोग बच्चों को मिलेगा, जिसका फायदा स्कूल्स को मिलेगा, समाज को मिलेगा। तो और इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता है कि यह जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है यह स्टूडेंट सेंट्रिक है, विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर विद्यार्थियों के लिए बनाई गई है, और इसमें सबसे ज्यादा जो फ्रीडम है, सबसे ज्यादा जो पावर है वो विद्यार्थियों को है कि वो अपने विषय का चयन कर सकते हैं, किसी भी टाइम पे अपनी भाषा का चयन कर सकते हैं, मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट जैसे इसमें प्रोविजंस इंक्लूड किए गए हैं, और इसके साथ साथ और भी कई स्कीम्स लाई गई हैं जिसके तहत उनको फायदा मिलेगा। अब अगर हम स्कूल एजुकेशन की बात करें तो स्कूल एजुकेशन के जो प्रोविजंस हैं या जो इम्प्लीमेंटेशन है, 8 पॉइंट्स दिए गए हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। इसका जो पहला पॉइंट है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, यानी कि अर्ली चाइल्डहुड, एक बच्चा जब छोटा होता है 3 साल का है तो उस टाइम पे कैसे उसकी शिक्षा दीक्षा की शुरुआत होगी और कैसे उसका केयर किया जाएगा। और जब इसकी हम बात करते हैं अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन की, तो इसके जो प्रोविजंस हैं इसको मैं शार्ट में डिस्कस करूंगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक बच्चे का जो विकास होता है मस्तिष्क का, उसका ज्यादातर मस्तिष्क का विकास लगभग 80 से 85% तक मस्तिष्क का विकास 6 वर्ष की उम्र तक हो जाता है, फिर आगे वो उसी में डेवलपमेंट करता रहता है। तो इसके लिए सब बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत है अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन में, जिसको हम ECCE भी बोलते हैं, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। अब इसके लिए एक सही तरीके से क्रियान्वयन करने के लिए, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए एक नया फ्रेमवर्क भी तैयार किया गया है, नेशनल करिकुलर पेडोलॉजिकल फ्रेमवर्क, जो कि NCERT के द्वारा तैयार किया गया है, और एक टीजिंग पेडागोगी क्या होगी उसके बारे में बताया गया है। और यहाँ पर मिड डे मील की जो स्कीम है उसको और ज्यादा एक्सटेंड करने की बात करी गई है। बच्चों के रेगुलर हेल्थ चेकअप की बात की गई है कि उनको हेल्थ कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे कि उनके हेल्थ को भी इंश्योर किया जा सके, उनका मस्तिष्क स्वस्थ हो, उनका शरीर सक्षम हो, उनका शरीर का विकास हो, इसके लिए हेल्थ चेकअप भी होगा। और इसके साथ साथ जो बाल वाटिका या आंगनवाड़ी के हमारे लोग इन्वॉल्व हैं, जो कर्मचारी हैं, उसके जो प्रशिक्षक हैं, उनके लिए सर्टिफिकेट और डिप्लोमा प्रोग्राम का भी प्रोविजन किया गया है कि उनको भी सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा, उनके लिए डिप्लोमा प्रोवाइड किए जाएंगे, जिससे कि वो चाइल्डहुड में बच्चे को कैसे ज्यादा से ज्यादा हम एजुकेट कर सकें, कैसे उसका मैक्सिमम डेवलपमेंट हो सके, इंश्योर करने के लिए शिक्षकों के लिए, बाल वाटिका के और आंगनवाड़ी के शिक्षकों के लिए सर्टिफिकेट और डिप्लोमा प्रोग्राम की शुरुआत की गई है इसके तहत। और इसके अलावा जो ट्राइबल एरिया हैं, जो बैकवर्ड एरिया हैं, वहां पर आश्रम शाला के कॉन्सेप्ट की परिकल्पना की गई है कि वहां पे एक आश्रम शाला खोला जाएगा। आश्रम पद्धति से भी हम जो ट्राइबल एरिया के हमारे विद्यार्थी हैं, जो हमारे स्टूडेंट हैं, जो बच्चे हैं, उनके भी विकास को सुनिश्चित करना है। और ये जो हमारा अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का जो पूरा सिस्टम होगा, जैसा कि अभी BK झा सर ने अपने उद्घोषण बताया था उन्होंने कि यहाँ पर कोई एक ही एंटिटी काम नहीं करेगी। यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ HRD, जो HRD मिनिस्ट्री है,
मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री, ये सभी मिलकर काम करेंगे और एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा जिसके तहत अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन को इंश्योर किया जाएगा। ये पहला बिंदु है स्कूल एजुकेशन का, जिसमें क्लास 3 तक के बच्चों को इंक्लूड किया जाएगा। देन उसके बाद जो दूसरा स्टेप्स है उसके लिए फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी को प्रमोट करने के लिए अभी देखा गया है कि हमारे जो बच्चे हैं स्कूल में, खास करके प्राइमरी में या मिडिल में, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो सामान्य से मैथमेटिकल कैलकुलेशन को नहीं कर पाते हैं, ना ही वो लिख और पढ़ पाते हैं। ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं, हम सभी उससे परिचित हैं। हमारे ऐसी बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा है और एक जो सर्वे हुआ है और उस सर्वे में देखा गया कि ऐसे बच्चों की संख्या 5 करोड़ से ज्यादा है। 5 करोड़ से ज्यादा बच्चे हैं जो लिख पढ़ या सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। तो इस कमी को हमको 2025 तक दूर करना है। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ऐसा प्रावधान किया गया है और उसके लिए नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी विल बी सेटअप, एक सेटअप बनाया जाएगा जिसका केवल और केवल वर्क इतना होगा कि सिंपल जो लिटरेसी है, बच्चों को पढ़ना सिखाएं, कैसे पढ़ा जाता है या कैसे सिंपल कैलकुलेशन हमको करनी है, इसके बारे में उनको जागरूक किया जाएगा। और इसके साथ साथ कहा गया है कि जो टीचर्स की वैकेंसी होगी उनको बहुत ही तेजी से कम समय में फिल किया जाएगा और एक टाइम बाउंड प्रोसेस होगा। ऐसा नहीं कि आज विज्ञापन आया तो 10 साल के बाद सिलेक्शन हो रहा है। आप सभी जानते होंगे आज लोक सेवा आयोग के द्वारा या विभिन्न जो रिक्रूटमेंट बॉडीज हैं, कोई भी फॉर्म आता है 4 साल के बाद रिटर्न होता है, फिर 2 साल के बाद इंटरव्यू होता है और फाइनल सिलेक्शन होते होते 10 साल लग जाता है। तो इसको कम करना है और उसके साथ साथ शिक्षक और विद्यार्थी का जो अनुपात है उसको भी कम करना है। प्रति 30 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक या 25 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक को करने की बात इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कही गई है। इसके साथ साथ इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो लोकल टीचर्स हैं उनको हायर करने की बात कही गई है। अभी हम देखते हैं कि एक शिक्षक का जब चयन होता है तो पता चला कि दूसरे राज्य में, जैसे मैं ही गुजरात में आया, अगर ऐसी व्यवस्था होती कि मेरा समायोजन उत्तर प्रदेश में ही हो सकता था तो शायद मैं ज्यादा योगदान दे पाता विद्यार्थियों को और विद्यार्थियों को भी मुझसे ज्यादा इनपुट मिल पाता। अभी मेरी क्लास जब स्टार्ट हुई तो बच्चों ने मुझसे कहा कि सर आप गुजराती में एक्सप्लेन करें तो ज्यादा बेहतर होगा, मुझे समझ में आएगा। बट अभी प्रॉब्लम क्या है, मुझे गुजराती नहीं आती है। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर आप हिंदी में कर सकते हैं, हम लोगों को कम समझ में आता है बट हम लोग समझ लेंगे। तो मजबूरी में मुझे इंग्लिश या हिंदी में ही एक्सप्लेन करना पड़ता है और मुझे अब यहाँ पे गुजराती सीखना पड़ेगा। तो इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक लोकल जो लैंग्वेज है या एक लोकल टीचर को रिक्रूट करने की, हायर करने का भी प्रावधान किया गया है, जिससे कि एक समान वातावरण के विद्यार्थी और शिक्षक आपस में एक दूसरे के साथ ज्यादा अच्छे ढंग से शिक्षा की व्यवस्था को आगे बढ़ा सकें। इसके साथ साथ एक नेशनल लेवल पे दीक्षा नाम का एक सपोर्ट सिस्टम या नॉलेज बैंक हम कह सकते हैं कि डेवलप किया जाएगा, जहां पे डिजिटल फॉर्म में बहुत से मटेरियल्स, ऑनलाइन मटेरियल्स अवेलेबल होंगे, जिसकी सहायता से कोई भी छात्र, कोई भी विद्यार्थी कंटेंट को एक्सेस कर सके और पढ़ सके, जानकारी ले सके। और इसके साथ साथ एक विद्यार्थी जिस विद्यालय में है, जिस क्लास में है, पीयर ट्यूटर की भी बात की गई है, यानी उसके जो सहपाठी होंगे उनके साथ पढ़ने की भी बात की गई है, ग्रुप स्टडी की बात की गई है। और उसके साथ साथ जो कम्युनिटी में एक्सपर्ट लोग हैं, हमारे समाज में, हमारे स्कूल के आसपास बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो विभिन्न विषयों में, विभिन्न विधा में एक्सपर्टीज रखते हैं, उनको इसमें सम्मिलित करने की बात की गई है कि उनको भी जोड़ा जाएगा इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से स्कूलों में, और उनके पास जो विद्वता है उसका फायदा अपने विद्यार्थियों को दिया जाएगा। और इसके साथ साथ यहाँ पर भी, इस पॉइंट में भी कहा गया है कि विद्यार्थियों को हेल्थ कार्ड दिया जाएगा और रेगुलर उनका चेकअप कराया जाएगा, जिससे कि हम उनकी हेल्थ और मेंटल कंडीशन को देख सकें और उनको मेंटेन कर सकें।
उसके बाद जो तीसरा बिंदु आता है स्कूल एजुकेशन का, कर्टेलिंग ड्रॉप आउट रेट, यानी कि हम सभी जानते हैं कि जो हमारा ड्रॉप आउट रेट है वो बहुत ज्यादा है। विद्यार्थी एडमिशन लेते हैं लेकिन धीरे धीरे फिर क्या होता है कि उनकी संख्या में कमी आने लगती है। हमारा जो ग्रास इनरोलमेंट रेशियो है, जिसको कि हम GER बोलते हैं, कक्षा 6 से लेकर 8 तक, वो 90.9% है। 90.9% हमारा ग्रास इनरोलमेंट रेशियो है कक्षा 6 से लेकर 8 तक। लेकिन जैसे ही हम थोड़ा सा ऊपर बढ़ते हैं, अगर हम क्लास 9th और 10th की बात करें, तो ये ग्रास इनरोलमेंट रेशियो हमारा 79.3% तक आ जाता है। यानी कि लगभग 11%, 10 से 11% की कमी आती है। 10 से 11% लोग स्टूडेंट्स ड्रॉप आउट हो जाते हैं। और 11वीं और 12वीं में जब हम जाते हैं तो ये और भी रेट कम होता है। 56% के आसपास ये रेट हमारा है ग्रास इनरोलमेंट रेशियो का 11th 12th में। और उच्च शिक्षा में जाते जाते ये 50% से भी कम हो जाता है, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या है। और जो सर्वे हुआ है एक हमारा नेशनल स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग ऑर्गेनाइजेशन NSS द्वारा, वो ये है कि लगभग 3.25 करोड़ बच्चे जो 6 साल से 17 साल के हैं वो घर पर बैठे हैं या वो ड्रॉप आउट कर रहे हैं। तो इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा 2030 तक हमको हमारा ये लक्ष्य रखा गया है कि अपना ड्रॉप आउट रेट 0 करना है और ग्रास इनरोलमेंट रेट हमारा 100% यानी कि 100% करना है। और इसको हम कैसे करेंगे, इसके लिए विभिन्न विषयों के जो जानकार हैं, जो सामाजिक संस्थाएं हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, या और भी जो विभिन्न सेवाओं में लगे हुए हैं, समाज की सेवाओं में लगे हुए हैं, उनके द्वारा विद्यार्थियों की और उनके साथ साथ उनके पेरेंट्स की भी काउंसलिंग की जाएगी। और इसके साथ साथ उनको फिर प्रमोट किया जाएगा, उनको मोटिवेट किया जाएगा कि वो अपना एनरोलमेंट कराएं और आगे की पढ़ाई को भी कंटिन्यू करें। और इसके अलावा जो लोग फॉर्मल एजुकेशन में आगे कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है या उनके घर में कोई बीमार है, ऐसे लोगों के लिए, ऐसे बच्चों के लिए स्टेट इंस्टीट्यूशन ऑफ ओपन स्कूलिंग की व्यवस्था की गई है। SSIOS, स्टेट इंस्टीट्यूशन ऑफ ओपन स्कूलिंग, जिसके तहत ABC इस तरीके की अनफॉर्मल एजुकेशन की व्यवस्था की गई है, जिसके अंतर्गत वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी, एडल्ट एजुकेशन को इंश्योर किया जाएगा, जो एडल्ट लोग हैं उनको शिक्षा दी जाएगी, या प्रौढ़ शिक्षा का समावेशन किया गया है इस शिक्षा नीति में। और इसके साथ साथ लाइफ लर्निंग, लाइफ लॉन्ग, यानी कि हमेशा तक, ऐसा नहीं कि 20, 22, 25 साल तक आने के बाद शिक्षा व्यवस्था अब नहीं है, अब कोई पढ़ाई नहीं करना है। इस संस्था के द्वारा लाइफ लॉन्ग एजुकेशन को इंश्योर किया जाएगा। और इसके साथ साथ जो भी विभिन्न स्कूलों को, विभिन्न विश्वविद्यालयों के जो एलुमनाई हैं, उससे जुड़े हुए जो सम्मानित संभ्रांत व्यक्ति हैं, उन सबको इंक्लूड किया जाएगा और उनके माध्यम से शिक्षा का प्रचार प्रसार किए जाने का प्रावधान स्कूलिंग एजुकेशन के अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किया गया है। अब इसके बाद जो चौथा महत्वपूर्ण बिंदु है, करिकुलम एंड पेडागॉजी इन स्कूल, कि स्कूल का करिकुलम कैसा होना चाहिए या उसकी शिक्षा पद्धति पेडागॉजी कैसी होनी चाहिए। तो यहाँ पर शिक्षा के साथ साथ कैरेक्टर बिल्डिंग की भी बात की गई है कि हम अपने विद्यार्थियों का कैरेक्टर बिल्डिंग करेंगे। और जो हमारा कंटेंट होगा, जैसा कि अभी हमने बताया और भी वक्ताओं ने बताया कि हमारा कंटेंट बहुत ज्यादा है, बस्ते के बोझ से विद्यार्थी दबे हैं, उस कंटेंट को हमें रिड्यूस करना है, कंटेंट को हमें कम करना है। और कंटेंट कम करने का हमारा जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य ये है कि हमें अपने विद्यार्थियों को इंटरैक्टिव बनाना है, क्लासरूम में एक्सपेरिमेंट पे ज्यादा फोकस करना है, डिस्कशन पे ज्यादा फोकस होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड पे हमको ज्यादा फोकस करना है, या डिस्कवरी बेस्ड एजुकेशन पे हमें एम्फेसिस करना है, हमें जोर देना है, जिससे कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, हमारा जो बच्चा है, वो ज्यादा रेशनल हो सके, वो ज्यादा तार्किक हो सके, या ज्यादा अच्छे ढंग से उसके मस्तिष्क का विकास हो सके। और इसके साथ साथ विद्यार्थियों को, जैसा कि अभी बात आई कि यहाँ पे फ्रीडम दिया गया है, फ्लेक्सिबिलिटी है लैंग्वेज को चूज करने की और कोर्स को चुनने की।
जैसे मैं बताऊं, जब 11th के बाद में 12th में मैंने एडमिशन लिया तो उस टाइम पे मैंने मैथमेटिक्स का सिलेक्शन किया, और मुझे लगा एक 2-4 महीने जब मैंने पढ़ाई शुरू की तो मुझे लगा कि नहीं, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट तो बहुत कठिन है। लेकिन फिर ऐसे करते करते 6 महीने साल भर बीत गया, मुझे लगा कि नहीं, मुझे बायोलॉजी लेना चाहिए था, मैंने गलती से मैथमेटिक्स का सिलेक्शन कर लिया, जो कि मेरे लिए अच्छा नहीं है और मैं इसमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता। लेकिन अब मेरे सामने मजबूरी थी कि मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। किंतु इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विद्यार्थियों के पास विकल्प होगा, वो किसी भी समय अपने विषय का परिवर्तन कर सकते हैं। कोई भी छात्र जो गणित लिया हुआ है बाद में वो विज्ञान ले सकता है, बायोलॉजी ले सकता है, या किसी कॉमर्स ले सकता है, उसको पूरी की पूरी स्वतंत्रता होगी, उसको पूरा का पूरा फ्रीडम होगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसको एक ही विषय पढ़ना है। और इसके साथ साथ उसको इंग्लिश का तो ऑप्शन होगा ही, और इंग्लिश के साथ साथ विभिन्न जो विदेशी भाषाएं हैं, विदेशी भाषाओं का भी उसके सामने विकल्प होगा कि विदेशी भाषाओं का भी वो चयन कर सकता है और पढ़ सकता है। और इसके लिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन एक नया इंस्टीट्यूट बनाया गया, NCFSC, जो कि NCERT के कोलैबोरेशन में काम करेगा, और उसका पर्पस होगा कि एक फ्रेमवर्क को बनाना, ये सुनिश्चित करना कि कोई भी विद्यार्थी किसी भी समय किसी भी विषय का चयन कर सकता है। और एक इस बिंदु का महत्वपूर्ण फीचर ये भी है जो है वो असेसमेंट का, कि एक विद्यार्थी का असेसमेंट कैसे होगा, यानी विद्यार्थी का मूल्यांकन कैसे होगा। तो यहाँ पर एक अलग से परख नाम से एक बॉडी बनाने की बात की गई है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। परख की स्थापना की जाएगी और जो स्टूडेंट का इवेल्युएशन होगा वो 360 डिग्री होगा, यानी उस विद्यार्थी का मूल्यांकन उसके शिक्षकों द्वारा भी होगा, प्रधानाचार्य के द्वारा भी होगा, उसके जो सहपाठी हैं उसके द्वारा भी होगा, या उसके स्कूल के और भी जो लोग हैं उन सभी के द्वारा 360 डिग्री, यानी जिस इन्वायरमेंट में वो विद्यार्थी जिस स्कूल में है उस स्कूल के उस इन्वायरमेंट के सभी तत्वों के द्वारा उसका मूल्यांकन किया जाएगा। और इसके साथ साथ किसी भी कोर्स में एडमिशन के लिए, यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए NTA को जिम्मेदारी दी गई है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को, जिसका काम होगा कि वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए। और इसके साथ साथ इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक और विशेष प्रोविजन को ऐड किया गया है कि जो गिफ्टेड चाइल्ड हैं या जिनको हम डिफरेंटली एबल्ड बोलते हैं, उनके लिए विशेष प्रोविजंस किए गए हैं कि उनकी शिक्षा दीक्षा को कैसे इंश्योर किया जाए, उनके लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग दिया जाए शिक्षकों की। और ऐसा भी प्रावधान किया गया है कि जो 4 वर्ष का बीएड का प्रोग्राम होगा, बीएड का जो कोर्स होगा, उसमें एक ये भी विषय जोड़ा जाए कि कैसे जो डिफरेंटली एबल्ड या गिफ्टेड चाइल्ड हैं उनके टैलेंट को कैसे निखारा जाए, उनको कैसे एजुकेट किया जाए, उनके लिए कैसे अलग तरीके से उनकी एजुकेशन को इंश्योर किया जाए। अब इसके बाद एक जो महत्वपूर्ण और बिंदु आता है इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कि टीचर्स का कैसे सिलेक्शन हो, या टीचर्स से रिलेटेड कौन कौन सी स्कीम्स हैं, कौन कौन सी नीतियां बनाई गई हैं। तो इसके लिए कहा गया कि स्कूल एजुकेशन में पढ़ाने के लिए, एक टीचर बनने के लिए 4 साल का बीएड प्रोग्राम होना चाहिए, 4 साल बीएड डिग्री होनी चाहिए। 2030 तक जो भी शिक्षक बनना चाहते हैं उनको 4 साल का बीएड प्रोग्राम करना होगा। और जैसा कि मैंने अभी बताया कि जो प्रेफरेंस होगा दिया जाएगा कि लोकल लेवल पे जहाँ से उन्होंने पढ़ाई की, जहाँ पे वो रहने वाले हैं, वहीं पे उनको एम्प्लॉयमेंट दिया जाए। और इसके साथ साथ जैसा कि हम देखते हैं कि बहुत से ग्रामीण क्षेत्र में स्कूल हैं या आउटर बैकवर्ड एरिया में स्कूल से, वहाँ पे कोई शिक्षक जाना नहीं चाहता है। ये बहुत बड़ी समस्या है हमारी प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की। वहाँ पे अच्छे टीचर्स नहीं उपलब्ध होते हैं, जिसकी वजह से विद्यार्थियों को शहर में जाना पड़ता है या तमाम तरीके की समस्याएं आती हैं। तो टीचरों को या शिक्षकों को प्रोत्साहित करने के लिए ऐसे एरिया में स्कूल कैंपस में ही आवास की सुविधा का प्रावधान किया गया है, या स्कूल के आसपास ही उनको आवास की सुविधा प्रदान करने की बात की गई है। या अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो ऐसे जो भी शिक्षक होंगे उनको बढ़े हुए रेट से HRA दिया जाएगा, हाउस रेंट अलाउंस दिया जाएगा, जिससे कि हम उनको मोटिवेट कर सकें, इनकरेज कर सकें कि वो ग्रामीण क्षेत्र में भी जाने की इच्छा रखें। और इसके साथ साथ टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट भी कंडक्ट किया जाएगा NTA के द्वारा, और NTA का जो स्कोर होगा, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी का जो स्कोर होगा, उसको कंसीडर किया जाएगा रिक्रूटमेंट करते, एक टीचर का रिक्रूटमेंट करने के लिए।
और उसके साथ साथ जब टीचर का इंटरव्यू होगा तो ऐसा नहीं कि केवल हिंदी या इंग्लिश में या एक जो रीजनल लैंग्वेज है उसी में नहीं होगा, जहाँ के लिए जहाँ पे जो विद्यालय है, जहाँ पे जो स्कूल है, वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है इनकरेज किया जाएगा कि उसी भाषा में उस टीचर का साक्षात्कार हो, जिससे कि वो कंफर्ट हो सके और आगे पढ़ाई भी अच्छी। किसी तकनीकी समस्या की वजह से मैं म्यूट हो गया था और मुझे पता भी नहीं किस समय मैं म्यूट हुआ, कहाँ तक हम लोगों ने चर्चा की थी। तो बस मुश्किल से अगर कोई 2 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए हुए थे 2 मिनट के लिए। अच्छा 2 मिनट के लिए हम लोग, ठीक है। तो टीचर्स के लिए हम लोग बात कर रहे थे कि एक टीचर्स का कैसे सिलेक्शन होगा, टीचर्स के लिए क्या स्कीम है। और जैसा कि कहा गया, मैंने बताया कि टेट के द्वारा या एनटीए के स्कोर्स के बेसिस पे टीचर्स का सिलेक्शन होगा। और बीएड प्रोग्राम के बाद सार्टर जो छोटे छोटे सर्टिफिकेट प्रोग्राम भी का प्रोविजन किया गया है, जिससे कि कोई शिक्षक अगर किसी दूसरे विषय में जाना चाहता है, किसी दूसरे विषय में चेंज करना चाहता है या अभिरुचि रखता है, तो उस विषय में वो सर्टिफिकेट ले सकता है, सर्टिफिकेट प्रोग्राम करके दूसरे विषय में भी अध्यापन कर सकता है। और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन यानी कि एनसीएफटी 2021 तक फॉर्मुलेट किया जाएगा और हर 5 से 10 सालों में उसका मूल्यांकन होगा कि एक टीचर्स के लिए कौन कौन सी एजुकेशन या क्या क्या उनको जानकारी होनी चाहिए, कैसे उनका ट्रेनिंग होना चाहिए। और एक प्रावधान ये भी किया गया है कि सभी शिक्षकों को कम से कम 50 घंटे की कोई डेवलपमेंट कोर्स या समय समय पर जो प्रोफेशनल बॉडीज के द्वारा कोर्सेज कराए जाते हैं, 50 घंटे का कम से कम प्रशिक्षण लेना अनिवार्य होगा, ऐसा भी प्रावधान किया गया है। तो शिक्षकों के लिए ये और भी कई सारे प्रावधान किए गए हैं। इसके साथ साथ जो अपेक्स बॉडी होगी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्कूल एजुकेशन की, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन, जिसके अंतर्गत डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन काम करेगा और उसी के अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर आएंगे। और इन सबके अलावा स्कूल लेवल पर एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए एक नए इंस्टीट्यूट की डेवलपमेंट सेटअप करने की बात की गई है। उस अचीवमेंट को जानने के लिए, उसको समझने के लिए। तो ये महत्वपूर्ण चेंजेस हैं जो कि स्कूल लेवल पे किए गए हैं। इसके अलावा अगर हम हायर एजुकेशन की बात करें, ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा, बस 2 मिनट में कंक्लूड करूंगा कि स्कूल लेवल पर भी मल्टीपल एग्जिट, मल्टीपल एंट्री की बात की गई है। किसी भी टाइम पे कोई विद्यार्थी एंट्री कर सकता है और किसी भी टाइम पे एग्जिट हो सकता है। अगर किसी भी कारण से उसकी पढ़ाई बीच में छूटती है, तो अगर जैसे कोई विद्यार्थी है उसने 1 साल का कोर्स किया है तो उसका वो 1 साल का समय बेकार नहीं जाएगा, उसको 1 साल के बाद सर्टिफिकेट मिलेगा। 2 साल का वो कोर्स करता है तो उसको डिग्री मिलेगी, डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलेगा। और अगर वो
वो दूसरे राज्य में दूसरे विश्वविद्यालय में जाकर अपने कोर्स को कंटिन्यू कर सकता है। या जो भी कोर्स एक विद्यार्थी, यहाँ पे क्रेडिट सिस्टम को भी इंट्रोड्यूस किया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, कि एक विद्यार्थी एक कोर्स अगर किसी विश्वविद्यालय से करता है तो उसको एक फिक्स क्रेडिट मिलेगा और एक डिपॉजिटरी सिस्टम बनाया जाएगा, उस क्रेडिट बैंक बनाया जाएगा, उसके अकाउंट में उतने क्रेडिट जमा होते रहेंगे। और जब ऐसे करते करते कई कोर्स करते करते उसके जब क्रेडिट कई सारे डिपॉजिट हो जाएंगे तो हर कोर्स की हम सभी जानते हैं कि एक क्रेडिट होती है, तो उस क्रेडिट के बराबर उसको उस विश्वविद्यालय से डिग्री मिल जाएगी। इसके साथ साथ और भी ऑनलाइन या डिजिटल टीचिंग या इनोवेशन की बात की गई है कि डिजिटल डेटाबेस होगा। एक विद्यार्थी चाहे तो जो विभिन्न देश विदेश के ख्यातिलब्ध शिक्षक हैं उनके लेक्चर को वो अटेंड कर सकता है वीडियो के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से। उसके अलावा इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो विदेशी विश्वविद्यालय हैं, यानी भारत के बाहर जो प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय हैं, उनको भी भारत में लाने की बात की गई है कि वो भी भारत में आकर अपना कैंपस खोल सकते हैं। और इसके साथ साथ भारत के भी जो विश्वविद्यालय हैं वो विदेशों में जाकर अपने कैंपस खोल सकते हैं। तो इस तरीके से जो अभी तक हम देखते हैं कि भारत में जो टॉप 100 यूनिवर्सिटीज हैं पूरे विश्व की, भारत में ऐसी कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है या हमारे विद्यार्थी वहां पर नहीं पढ़ सकते हैं, या जो विदेश में हमारे छात्र जाते हैं तो इसकी भी जरूरत नहीं होगी। देश विदेश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय हमारे देश में आकर स्थापित होंगे और अपने कोर्स का संचालन करेंगे। तो इस तरीके से हमारे विद्यार्थियों को, हमारे देश को बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति से। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। आप सभी का मैं धन्यवाद देता हूं कि आप सभी ने बहुत ही धैर्यपूर्वक ध्यान से हमारी बात को सुना। आप सभी को धन्यवाद। सादर प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी। और बहुत ही अच्छा लगा कि आपने इतनी रोचक और विशिष्ट जानकारी हम लोगों को दी और हमारे इस वेबिनार को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। हम चाहेंगे कि हम आप सभी लोग को अनम्यूट करना भी चाहते हैं, लेकिन इस तरह से अगर सब लोग अनम्यूट होंगे तो एक अव्यवस्था बनेगी। अगर किसी के मन में कोई क्वेरी हो तो वो हैंड रेज कर सकता है। सिस्टम आपके मोबाइल पर और लैपटॉप पर है, हैंड रेज कर ले, हम उनको बोलने का अवसर दे सकते हैं। और हमारे विशेषज्ञ भी हमारे साथ हैं, पंकज जी भी और डॉक्टर वीके झा भी। अगर आपके मन में कोई क्वेरी हो नई शिक्षा या राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में तो आप अपनी बात जरूर पूछ लें। हमारा सबसे निवेदन है कि आप अपनी बात अवश्य पूछें। तो अगर किसी के मन में कोई क्वेरी हो, कोई वैसे बहुत अच्छा बताया पंकज जी के द्वारा, डॉक्टर वीके झा द्वारा, मेरी भी कई सारी समस्याओं का समाधान हुआ। इसके बावजूद भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप अपनी बात पूछ सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं। चलिए, हमें लग रहा है कि समस्याएं नहीं हैं, या फिर अगर आप किसी और माध्यम से भी अगर जानना चाह रहे हैं तो आप अपनी बात जरूर हम तक पहुंचाएंगे। भी हमारा सेमिनार ये अलग अलग तहसील वाइज 5 दिन होना है, जिसमें से आज हम लोग का दूसरा सत्र था। हम एक बार इस कार्यक्रम के संयोजक के नाते, इस वेबिनार के संयोजक के नाते आप आगंतुकों, हमारे मुख्य वक्ता डॉक्टर वीके झा का और डॉक्टर पंकज त्रिपाठी जी का हृदय से अभिनंदन और आभार ज्ञापित करते हैं। इसके अतिरिक्त केडी सिंह जी, डॉक्टर केडी सिंह जी एनआईसी प्रिंसिपल, उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और जितने भी सम्मानित प्रधानाचार्य, शिक्षक और अभिभावक हमारे साथ जुड़े रहे, उनका भी हम बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। उन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया। आप एक राष्ट्र निर्माण में लगे हुए हैं, छात्र निर्माण में लगे हुए हैं। और हमारे जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय श्री जेपी यादव जी का भी मैं हृदय से आभारी हूँ कि उन्होंने इस तरह का एक मंच प्रदान किया है कि हम लोग इस नए राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर अपने विचारों को, अपने ज्ञान को बढ़ा रहे हैं। और जब यह पूरी तरीके से लागू होगा तो निश्चित रूप से यह कार्यक्रम नींव के पत्थर की तरह से बिल्डिंग को विस्तार देने का कार्य करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। कल जो है अगले तहसील का कार्यक्रम है। आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आपके पास समय हो तो जरूर कार्यक्रम को ज्वाइन करें। थैंक यू डॉक्टर वीके झा सर, थैंक यू पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद।